हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी महिला के विषय में बात कर रहे हैं जिनका उल्लेख इतिहास में बहुत ही कम मिलता है। यदि कहीं मिलता भी है तो एक हत्यारन के रूप में मिलता है। इस देश के एक बहुत बड़े संत हुए दयानंद सरस्वती जी, उनकी हत्यारन के रूप में उस महिला का उल्लेख मिलता है। आज हम लोग जानेंगे वास्तविकता क्या है, क्या वास्तव में उस महिला ने ही महर्षि दयानंद सरस्वती की हत्या की थी या कोई और कारण था महर्षि दयानंद सरस्वती की मृत्यु का। तो आइए आज के सेशन का शुरुआत करते हैं हम लोग। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय समाजवाद। हम लोग गुमनाम क्रांतिकारी नायकों के इस सेशन में आज बात करेंगे नन्ही बाई के विषय में। बात उस समय की है जब पेशवाई शासन अपने चरम पर था। उस समय ब्राह्मणी व्यवस्था अपने चरम पे थी। बंगाल और महाराष्ट्र के बूढ़े ब्राह्मणों ने अपनी हवस को मिटाने के लिए वहाँ की नवयुवतियों को अपना रखेल बनाना शुरू कर दिया, लेकिन उनके साथ परिवार नहीं बसा सकते थे। इसलिए उनके सामने एक नई समस्या उत्पन्न हुई कि इन लोगों को कहाँ रखा जाए, क्या व्यवस्था किया जाए। ब्राह्मणों ने दिमाग लगा करके उनकी शादी वट वृक्ष या केले के वृक्ष से कर दी। उसके बाद उनको विधवा घोषित कर दिया। जब बंगाल और महाराष्ट्र में इस तरह की महिलाओं की संख्या काफ़ी बढ़ने लगी तो उन्होंने सोचा कि इसके बारे में क्या किया जाए। तो उन्होंने विचार किया कि इनको काशी और मथुरा भेज दिया जाए, चूँकि उस समय काशी और मथुरा वेश्याओं के दो बहुत बड़े केंद्र माने जाते थे। मथुरा और काशी में साधु और वेश्याओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थी। जब इन विधवाओं को बंगाल और महाराष्ट्र से लाया गया तो उन्हें काशी और मथुरा में वेश्यावृत्ति के धंधे में ढकेल दिया गया। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ इन्होंने भी अपना परिवार बसाना शुरू कर दिया, अपनी शादी करना शुरू कर दिया। लेकिन इनके सामने मुख्य समस्या ये थी कि कोई भी जाति इनको अपने साथ ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं थी, कि कोई भी जात इनको अपनी जात की मान्यता दे दे। बाद में रामावत नाम के साधु इन सभी को लेकर के राजस्थान चले जाते हैं। राजस्थान में दो नई जातियां बनाते हैं जिन्हें भक्तर और पातुर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के जोधपुर क्षेत्र में आज भी ये जातियां विद्यमान हैं। ये महिला पुरुष वहाँ रहना शुरू कर देते हैं। इनसे जो बच्चे उत्पन्न होते हैं उनकी शादियों की समस्या जब सामने आती है, कोई भी व्यक्ति उनसे शादी करने के लिए तैयार नहीं था, तो वहाँ के राजा महाराजाओं ने एक युक्ति लगाई। उन्होंने इनकी लड़कियों की शादी साधु से करवा करके फिर इनको वेश्यावृत्ति के धंधे में ढकेलना शुरू कर दिया। 1829 में मारवाड़ राज्य में लगभग 150 भक्तन परिवार रहते थे। इसी भक्तन परिवारों में एक छोटी भक्तन नाम की महिला भी रहती थी जिसकी कोख से नन्ही बाई का जन्म हुआ था। नन्ही बाई बचपन में बहुत ही सुंदर थी। धीरे धीरे जब यह अपनी यौनावस्था के करीब पहुंचती है तो इनकी भी शादी एक भिखारी से कर दी जाती है। उसके बाद इन्हें वेश्यावृत्ति के धंधे में ढकेल दिया जाता है। उसके बाद इन्हें जूनागढ़ के नवाब के युवराज के पास भेज दिया जाता है। कुछ दिन वहां रहती हैं। उनसे उन्हें एक पुत्री प्राप्त होती है जिसकी मृत्यु बाद में हो जाती है। जब ये 21 वर्ष की हो जाती हैं तो वहां से जोधपुर वापस चली जाती हैं। जब ये जोधपुर आती हैं तो इनके रूप की चर्चा पूरे शहर में हो जाती है। उस समय जोधपुर के राजा जसवंत सिंह द्वितीय का वहां शासन था। जब उनके पास ये खबर पहुंची कि एक वेश्या आई है जो बहुत ही सुंदर है, जसवंत सिंह उनसे मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं। उनको बुलाया जाता है दरबार में। नन्ही बाई दरबार में आती है। उनकी सुंदरता को देख करके जसवंत सिंह कहते हैं कि मैं तुम्हें पा करके रहूंगा। उसके बाद उन्हें अपना रखेल बना लेते हैं। उनके लिए 15 लाख रुपए का गहना बनवाते हैं। एक दिन की बात है, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता महर्षि दयानंद सरस्वती जी राजा जसवंत सिंह के दरबार में पधारे हुए थे प्रवचन के लिए। महर्षि दयानंद सरस्वती दरबार में बैठे हुए थे, तभी नन्ही बाई की पालकी आने लगती है। पालकी एक तरफ झुक जाती है, जिसे देख करके राजा जसवंत सिंह दौड़ पड़ते हैं और पालकी को कंधा दे देते हैं। इस घटना को देख करके महर्षि दयानंद क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि सिंहों के सिंहासन पर इन कुतियों से कुत्ते ही पैदा होंगे, कुछ और नहीं पैदा होंगे, कोई राजा महाराजा नहीं पैदा होंगे। इस तरह से नन्ही बाई को अपमानित करते हैं और राजा जसवंत सिंह को भी डांटते हैं। इस अपमान का घूंट पी करके नन्ही बाई चुप रह जाती है, कुछ कहती नहीं है। लेकिन इतिहास में यहीं से एक घालमेल शुरू हो जाता है। इतिहासकारों ने लिखा, विकिपीडिया पर भी आप जाकर के सर्च करेंगे, गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा कि नन्ही बाई ने अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए राजा के ब्राह्मण रसोइयों को अपने साथ मिला लिया और कांच पिसवा करके दूध में मिलवा करके महर्षि दयानंद सरस्वती को दे दिया, जिसके पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन यह सत्य घटना नहीं है, बल्कि महर्षि दयानंद की मौत के पीछे नन्ही बाई का जरा सा भी हाथ नहीं था। महर्षि दयानंद सरस्वती डायरिया और निमोनिया के रोग से ग्रसित हुए थे। वे आयुर्वेदिक तरीके से अपना इलाज करा रहे थे, अंग्रेजी दवाइयों पर निर्भर नहीं होना चाहते थे। वे अंग्रेजी दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, उन्हें उनका बहिष्कार किया था। इसलिए वे धीरे धीरे बीमार होते चले गए और 30 अक्टूबर 1883 को उनकी मृत्यु हो जाती है। यदि उन्होंने अंग्रेजी दवाइयों का बहिष्कार नहीं किया होता, अंग्रेजी दवाइयों का इस्तेमाल किया होता तो शायद महर्षि दयानंद बच सकते थे। यह इल्जाम नन्ही बाई के ऊपर लगाया जाता है कि नन्ही बाई ने ही महर्षि दयानंद सरस्वती के मौत का षड्यंत्र रचा था। लेकिन उस महिला के ऊपर कैसे आप इल्जाम लगा सकते हैं जिसने अपने जीवन की सारी कमाई
अपने समाज के लिए न्यौछावर कर दिया। जिस समाज ने उसे एक इंसान होने का अधिकार नहीं दिया, लेकिन उसने अपने अंतिम समय में अपने पूरे जीवन की कमाई उसी समाज के लिए न्यौछावर कर दिया। नन्ही बाई 60 वर्षों तक जीवित रही। जोधपुर के घास मंडी में एक हवेली थी, उसी में वे रहती थी। उनके पास 600 जोड़ी रेशमी जूतियां, 800 मलमली धांधरे और 800 ही ओढ़नियां थी। लेकिन उन्होंने अपनी इन सभी चीजों को नीलामी कर दिया और उनसे मिले हुए पैसों में से 1 लाख रुपए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, जहां हजारों युवक युवतियां डॉक्टरी की पढ़ाई करते थे, उस कॉलेज को दान दे दिया। वहां से पढ़ करके बहुत से बच्चे अपना भविष्य उज्जवल किए। इसमें नन्ही बाई का योगदान अतुलनीय है। और जो कुछ पैसे बचे उन्होंने सरदार हाई स्कूल को दे दिया। उन्होंने अपने सारे जीवन की कमाई शिक्षा के क्षेत्र में खर्च कर दी। आप लोग इस बात पे जरा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि नन्ही बाई क्या ऐसी हो सकते हैं, क्या उनके दिल में ऐसी कोई भावना हो सकती है कि वे किसी की हत्या करवा सकते हैं। यदि वे इतनी क्रूर होती, यदि वे हत्यारन होती, वे इस तरह का सामाजिक कार्य कभी नहीं कर पाती। लेकिन हमारे इतिहास को उलट पुलट करके प्रस्तुत किया जाता है। आज हमारे समाज में वेश्या पतुरिया कह करके लोगों को गाली दिया जाता है। लेकिन एक ऐसी भी महिला थी जिसने इस पेशे को ऐसा आयाम दिया, इस पेशे में रहते हुए एक ऐसा संदेश, एक ऐसा आयाम दिया जो महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। हमने उनको बहुजन क्रांतिकारी नायकों के इस भाग में इसलिए शामिल किया क्योंकि उनको किसी भी जात के लोग ने स्वीकार नहीं किया, और जो भी अस्वीकार किए हुए लोग हैं हम लोग उनको अपने समाज का समझते हैं। इसलिए हमने आज उनको अपने बहुजन क्रांतिकारी नायकों के इस भाग में शामिल किया। अब हम लोग अगली कड़ी में किसी और गुमनाम क्रांतिकारी नायक के विषय में बात करेंगे। तब तक आप लोग इस चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पिछली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियोस को आप सभी देख सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय समाजवाद।